नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी। आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कंपाला घोषणा को लेकर। अब कंपाला घोषणा, कंपाला सुन के नाम याद आया होगा थोड़ा कि युगांडा अफ्रीका में एक कंट्री है युगांडा। उस युगांडा की राजधानी का नाम ही है कंपाला। तो हुआ क्या है, एक बैठक हुई है, बैठक का नाम है CAADP, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीकन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2003 से बना हुआ है। मतलब इसका अगर हिंदी में देखें तो अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम की एक बैठक हुई है। अब बैठक कहाँ हुई है? कंपाला में हुई है। तो इस बैठक का ही जो घोषणा होगी, बैठक के बाद जो सिग्नेचर होंगे उसे ही कहा गया कंपाला घोषणा। किससे संबंधित है? तो अगर हम इसके नाम पे जाएं CAADP पे, तो अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम इसका नाम ही है। तो जब कृषि विकास कार्यक्रम है तो अफ्रीका में चूंकि दुनिया के सबसे गरीब देश बसते हैं, तो अफ्रीका में खाद्य प्रणाली, कृषि प्रणाली विकसित नहीं है, जबकि वह कृषि योग्य भूमि तो बहुत है। अफ्रीका में कृषि योग्य भूमि तो काफी है, पर वह कृषि नहीं होती है। तो इस वजह से 26 से लेकर 35 तक उस कृषि वाले क्षेत्र को परिवर्तित करना है। तो ये इनकी इंपोर्टेंट डिक्लेरेशन थी। अब देखते हैं 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे ही युगांडा स्थित है। तो युगांडा की राजधानी हमने जैसा देख लिया कंपाला, और एक दूसरा फैक्ट हमने याद किया कि 0 डिग्री पे स्थित है। एक और फैक्ट यहीं पे इंपॉर्टेंट है कि इसके पास इन कंट्रियों को तो कंट्री के नाम से याद किया था हमने एक वीडियो में, कि तंजानिया, युगांडा और केन्या, इनके बीच में एक झील है। उस झील का नाम क्या है? लेक विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील यहाँ पे है, और इससे ही नील नदी का एक स्रोत भी है जो व्हाइट वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे ये कुछ देश हैं। तो 0 डिग्री पे देश अगर देखेंगे तो इधर मिलेगा एक गैबन। अगर हम थोड़ा याद करने की कोशिश करें, गैबन, और इधर है सोमालिया। तो इन्हें याद कर लो, जैसे हम GSE तो पढ़ रहे हैं, तो G और S। तो गैबन और सोमालिया हो गया। बीच में दो CC वाली कंट्री है, एक कॉन्गो है, एक डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो DRC कॉन्गो और एक सादा कॉन्गो। तो दो CC है, तो इधर GS हो गया, बीच में CC हो गया। और इधर कौन सा है? यही कंट्री है। कौन सा? यूके वाला है। तो यूके, क्योंकि यूके की महारानी तो हुआ करती थी, तो लेक विक्टोरिया, तो यूके वाली कंट्री आ जाएंगी बीच में। तो ये सारी 0 डिग्री पे स्थित है। तो ऐसे याद कर लिए। अब थोड़ा हमें जो मेन हमारा आर्टिकल था वो कंपाला पे था। तो 26 से 35 के बारे में है। तो ये मालाबो घोषणा का ही उत्तराधिकारी है। मतलब अब हमें मालाबो घोषणा पढ़नी है। तो मालाबो घोषणा के बारे में हम देखें थोड़ा, तो 2003 में मालाबो घोषणा, 2014 में मालाबो घोषणा, और उससे पहले मपूटो घोषणा हुई थी। तो यार 3 में सबसे पहले हुई थी मपूटो घोषणा। इसमें क्या था कि कम उत्पादकता और खाद्य असुरक्षा के लिए जो CAADP जो प्रोग्राम आया था, उस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जो कि हमने देखा था। तो मपूटो घोषणा से CAADP की जो शुरुआत हुई थी, काम क्या था? खाद्य सुरक्षा। जैसे भारत में 1966 में हरित क्रांति आई थी, तो वही चीज यहाँ पे आई थी 2003 में। तो ये हुई खाद्य सुरक्षा। इसमें सरकार ने क्या कहा था, मतलब सदस्य देश से कहा था जो सदस्य बनेगा इसका, वो 10% अपने क्षेत्र में, मतलब जो दो 10% अपना जो बजट होगा उसका आवंटित करेगा कृषि को। तो कृषि को बजट का 10% आवंटित करेगा, और 6% उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करेगा। मतलब 100 रुपए अगर बजट में जा रहे, तो 10 सीधे पहले कृषि में चले जाएंगे, क्योंकि कृषि का विकास करना ही इनका लक्ष्य था। इसी मपूटो घोषणा की अगली घोषणा हुई है मालावो घोषणा। मालावो घोषणा में भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा, ये तो शामिल था ही था, साथ ही अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देना, जवाबदेहिता और नए लक्ष्यों के साथ CADP का विस्तार किया गया। मतलब इसमें पूरा फूड सिस्टम आ गया था। जैसे व्यापार के द्वारा, जवाबदेहिता के द्वारा, मतलब पूरे फूड सिस्टम को सुधार किया गया। मतलब लक्ष्यों को थोड़ा क्या किया, बढ़ाया गया था। और इसमें क्या हुआ, 2 वर्षीय समीक्षा का लक्ष्य भी रखा गया था। और लक्ष्य रखा गया था 2014 में कि 25 तक भूख समाप्त हो जाएगी अफ्रीका से। ऐसा हो नहीं पाया है। तो अब क्या हुआ है, कंपाला जो युगांडा की राजधानी थी, वहां पे घोषणा हुई है। तो आप समझ में आया होगा मालावो घोषणा का ये उत्तराधिकारी कैसे है। अब इन्होंने अपना लक्ष्य क्या रखा है, एजेंडा टू 2063 है, 2063, उसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। तब ये लक्ष्य क्या है ये भी देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है अफ्रीका का जो लक्ष्य है एजेंडा 2063, 2063। इसमें ये कहा गया है कि अफ्रीकी देशों को कृषि नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाकर भूख को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना है। तो गरीबी को कम करना, भूख को खत्म करना, ये लक्ष्य है एजेंडा 2063 महाद्वीपीय पहल का। तो एजेंडा 2063 किस कॉन्टिनेंट से संबंधित है? अफ्रीका से। किस लिए संबंधित है? भूखमरी, गरीबी से संबंधित है। और यही चीज अब दोहराई गई है दोबारा से इस घोषणा में। तो ये हमने देख लिया।
तो वही है, कृषि प्रणालियों में सुधार करना, व्यापक कृषि सुधार करना, ये सारे इसके लक्ष्य थे। अब परिणाम क्या होंगे? तो मालावो घोषणा हमने देखा का उत्तराधिकारी था, अफ्रीका में कृषि एजेंडा ये सब प्राप्त करने थे। तो ये हुआ। अगला देखते हैं प्रमुख लक्ष्य इसके क्या होंगे? तो स्थायी भूमि प्रबंधन, कि कृषि की कैसे स्थायी कर देना। तो स्थायी भूमि जो प्रबंधन होगा, विश्वसनीय जल नियंत्रण प्रणाली भी आ जाएगी। ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जो ग्रामीण में जो बुनियादी ढांचा, अब सड़क वगैरह होनी चाहिए, कृषि अच्छी होनी चाहिए, ट्यूबवेल लगे होने चाहिए, बाजार तक पहुंच होनी चाहिए, खाद्य आपूर्ति, भूकंप, ये नॉर्मल जो लक्ष्य हम पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, वही लक्ष्य इन्होंने रखे हैं। तो ये हो गया। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल है जो अब इंडिया का आईएमडी है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये हमने इससे जुड़ा एक आर्टिकल देखा था और उसी से संबंधित आज एक दूसरा आर्टिकल है। तो प्रधानमंत्री ने इसी दिवस पर जो 150वां मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस है, उसी दिन मौसम शुभारंभ किया। मिशन मौसम का तैयार लक्ष्य क्या है? मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट, मतलब हर मौसम के लिए तैयार रहो, जलवायु को स्मार्ट तरीके से उसका समाधान खोजो। तो जैसे निगरानी प्रणाली, जो तकनीक है, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, जो सैटेलाइट से नई पीढ़ी के रडार, उपग्रह, कंप्यूटिंग, इनके माध्यम से मौसम तैयार रहना है और जलवायु स्मार्ट रहना है। तो ये है। आईएमडी ने जो आईएमडी है उसने लक्ष्य भी रख दिया है 2047 तक, क्योंकि हमारे क्या होंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, तब तक ये क्या कहेंगे, जलवायु अनुकूल तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो ये था। अब मौसम विभाग के बारे में रिवाइज करते हैं। तो 1875 में हुआ था, ये हमने पहले देखा था। और अगर मौसम विभाग है तो ये मंत्रालय कौन सा होगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, मंत्रालय देता है और हमेशा एक मंत्रालय पेपर में आ ही जाता है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बाकी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, जो विश्व का जो मौसम विज्ञान संगठन है, उसके पूरे दुनिया में केवल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान संगठन से साझेदारी है और वो उसे मान्यता देता है, मतलब 6 को केवल। और उसमें से एक अपना आईएमडी है। तो इतनी बड़ी बात है ये, कि विश्व का जो मौसम विज्ञान आईएमडी है, वो क्या करता है, वो 6 उसके क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौसम केंद्र है, उन विशेषज्ञों में एक अपना आईएमडी है। इसका निदेशक कौन होगा? महानिदेशक, तो मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख। तो जो मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख होंगे, वही मौसम विज्ञान के महानिदेशक हो जाएगा। अगला क्या है कि जो आईएमडी है वो पहला संगठन है, मतलब भारत का पहला संगठन है जिसने अपने लिए क्या किया था, वैश्विक डेटा विनिमय समर्थन के लिए संदेश स्विचिंग कंप्यूटर का उपयोग किया था। मतलब पहले क्या होता था, एक रिपोर्ट आई, डाटा आया, वो किसी दूसरे माध्यम से नॉर्मल भेजा जाता था, तो मान लो डाक से भेज रहे या दूसरे माध्यम से। मौसम विज्ञान ने बहुत पहले ही जब कंप्यूटिंग यूज की होने लगी थी, तो उन्होंने कंप्यूटर के प्रयोग से संदेशों को स्विच कर दिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि दुनिया का पहला विकासशील देश है, कौन सा? डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं, डेवलप्ड में तो होता ही है। डेवलपिंग कंट्री पहला ऐसा था जिसने अपना भू स्थिर उपग्रह इनसेट जो था वो मौसम निगरानी और चक्रवात के लिए तैनात किया था। तो भू स्थिर उपग्रह कहाँ होते हैं? 36,000 किलोमीटर पे होते हैं, जो पृथ्वी से ऊपर। तो उन भू स्थिर उपग्रह इनसेट को लॉन्च किया था, ऐसा पहला विकासशील देश था। और इसी के साथ इन्होंने जो अपना पहला इनसेट लॉन्च किया था, वो इसरो ने 1983 में किया था, 1983 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आईएमडी की उपलब्धियां। तो कई सारे उन्होंने, जैसे कृषि विज्ञान, डिजिटल, और इनमें कई सारे लक्ष्य रखे हैं उन्होंने, तकनीक यूज की है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं अगला जो है, हाँ ये थोड़ा है, जैसे मेंस में तो इसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसे इनकी सटीकता में 23 से जो 2023 है उसमें 14 से 40% की सटीकता में वृद्धि हुई है। जैसा कि अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारत के मानसून सबसे अनप्रडिक्टेबल मानसून है पूरे दुनिया में, मतलब मौसमी, जहाँ पता नहीं चलता है कि, मतलब मौसम का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन मुश्किलों के बावजूद हमने सटीकता हमारी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मानसून को प्रेडिक्ट करना सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। तो ये है। तो उसके बाद हमने डॉपलर मौसम रडार को वो संख्या बढ़ाई है, तो 15 रडार से बढ़कर हो गई हैं 39 मौसम रडार हो गए हैं।
भूमि कवरेज भी 35% की वृद्धि हुई है। बाकी जो जैसे जो चक्रवात आते हैं, फ़ेनिल, हुदहुद, इन सब के चक्रवातों का हमने सटीकता से अनुमान लगाया और मृत्यु दर लगभग 0 पे हम ले आए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है ये कि 99 में 10,000 मौतें हो गई थी चक्रवात से। 2020 से 24 तक शून्य मौतें केवल चक्रवात की वजह से हुई हैं। मतलब कोई मौत नहीं हुई है, तो ये बड़ी बात है। चक्रवात के नाम, उनके आकार और वगैरह ये रखते हैं, जैसे फ़ेनिल, हुदहुद, ये आसपास के जो राज्य देश हैं पूरे हिंद महासागर के, वो रखते हैं। अगला है हिंदी जो हल्दी बोर्ड है, उसका उद्घाटन, इससे संबंधित भी आर्टिकल हमने एक पढ़ा था। तो हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में इसके अध्यक्ष पहले कौन से हैं? चूंकि पहले हैं इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्ले रेड्डी हैं और हमने पढ़ा था ये साउथ के हैं और बने हैं ये इसके अध्यक्ष, और इनका नाम गंगा करके है, तो गंगा रेड्डी। तो ऐसे याद कर लेना, साउथ के व्यक्ति और वो हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बनने हैं उत्तर में। तो गंगा रेड्डी हैं, पहले अध्यक्ष हैं दिल्ली में। पर इसका जो मुख्यालय, वो मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना के निजामाबाद में। मुख्यालय क्यों है? क्योंकि तेलंगाना में ही हल्दी का सबसे बड़े मार्केट में से एक है। तो ये है, वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है इसके लिए कानून वगैरह और वैसा है हो, और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये देखा हमने। हल्दी बोर्ड की संरचना देखें तो अध्यक्ष केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जैसे अभी रेड्डी को किया है। वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आता है, और जो अभी मेन राज्य है, प्रतिनिधि राज्य, वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय है। इम्पोर्टेंट इसमें से लगेगा जो मेघालय, क्योंकि लगेगा उधर है कि नहीं है, तो मेघालय है पर इसमें। और ये रोटेशन के, अभी ये है प्रतिनिधि, अगली बार और कोई बन जाएगा तो ये चेंज होता रहेगा। पर अभी कौन सा है? मेघालय इम्पोर्टेंट है। किसानों के समर्थन करना, आजीविका में सुधार, निर्यात को बढ़ावा देना, जागरूकता फैलाना, उपज बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा जो आपूर्ति है उसमें लाना, ये सारे उनके लक्ष्य होते हैं जो मेंस पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला हल्दी के बारे में देखें तो गोल्डन मसाला भी इसे कहते हैं, और अदरक परिवार का ये एक पौधा है, 12 मासी होता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि ये सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है, कैसा है? 12 मासी है। प्रकंद वाला जड़ी बूटी। प्रकंद क्या होती है? जिनकी जड़ें, क्या जो जिनका कंद मतलब तना जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा मांसल पड़ होता है, मतलब कम पानी और विपरीत परिस्थितियों में भी उग सकता है, मोटा सा होगा। तो वो कौन सा होता है? जड़ी बूटियों वाला प्रकंद वाला ये पौधा है। रंग इनका जो होता है वो करक्यूमिन के कारण आता है। जो चमकीला पीला होता है वो फेनोल यौगिक भी होता है, और करक्यूमिन जो मेन है, जो हल्दी है, वो हल्दी का जो मेन कलर है वो करक्यूमिन के कारण आता है। कौन सा? करक्यूमिन। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है यार। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा ही भारत में टेम्परेचर रहता है, 20 से 30। तो ये उगता है। थोड़ी ऊंचाई चाहिए, साला मतलब वर्षा चाहिए, तो वर्षा मिलीमीटर में चाहिए। और इसके बाद है 1500 से ढाई। उसके बाद है ऊंचाई, देखते हैं तो ऊंचाई भी थोड़ी सही होनी चाहिए, 15,000, वो 1500 मीटर के आसपास ऊंचाई होनी चाहिए सबसे अच्छी के लिए, मतलब अच्छे के लिए लगभग इतना होना चाहिए। हल्दी का देखें तो विश्व में हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, निर्यातक भी हैं, सब हम ही हैं हल्दी का। विश्व में 70% जो उत्पादन हम ही कर रहे हैं, और व्यापार का 62% कर रहे हैं। तो उत्पादन 70%, व्यापार का 62% केवल इंडिया ही कर रहा है। दक्षिण में ज़्यादा उत्पादक राज्य हो रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये ज़्यादा है। 30 प्रकार से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, 20 से अधिक राज्यों में उगाए जाते हैं। तो हल्दी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जो भारत का तट रेखा है वो 53 वर्षों में 48% बढ़ा है। काफ़ी दिन पहले हमने, थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल और आया था, उसमें भी ये हमने चर्चा करी थी कि तट रेखा बढ़ी है, तो उसी से संबंधित सेम है। हम इसे बस रिवाइज कर लेते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। पहले तट रेखा को सीधे नाप दिया जाता था, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके सीधे नाप दी, तो कम हुआ करती थी। अब अगर बीच में कहीं खाड़ी है तो वो ऐसे ऐसे जाएगा ना, उस खाड़ी को तीन ऐसे ऐसे नापा जाएगा। तो अगर वो खाड़ी को नापा जाएगा, कोई झील है तो उसको चारों तरफ से नाप, पहले ऐसे नाप दिया जाता था, अब झील को पूरे तरफ से, तो किलोमीटर बढ़ जाएगा कि नहीं? पहले पहले केवल इतना झील है तो वो ऐसे करके लाइन खींच दी कि है, अब वो पूरा एरिया आ जाएगा। तो इन वजह से 48% क्षेत्र बढ़ गया है। तो ये खाड़ियाँ, ज्वारनदमुख जो होते हैं उनके कारण अब हमने ऐसे किया है। गृह मंत्रालय के अधीन ये सब हुआ है। हम देखते हैं सबसे बड़ी तटरेखा हो गई है गुजरात की। तटरेखा सबसे बड़ी पहले भी थी, सबसे बड़ी अब भी है। 1200 से अब कितनी हो गई है? 2300। पर उससे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो परसेंटेज में खेल होगा, सबसे बड़ी तटरेखा तो हमेशा से हमें याद है कि गुजरात में, पर सबसे बड़ी वृद्धि कहाँ हुई है? तो 357% की वृद्धि हुई है पश्चिम बंगाल की तटरेखा में। पहले केवल 157 किलोमीटर की तटरेखा थी, जो अब 721 किलोमीटर की हो गई। तो सबसे बड़ी पूछेगा गुजरात, सबसे बड़ी वृद्धि पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में लगाना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, जो हम अभी तक पढ़ते थे ना कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आ जाता था, साउथ में सबसे बड़ी अगर पूछता था तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा थी, नहीं। अब नहीं है, किसकी है? तेलंगाना की। वो क्या नाम है,
तमिलनाडु की तटरेखा हो जाएगी सबसे बड़ी। तो ये हो जाए केरल में सबसे कम वृद्धि हुई है, केवल 5% की वृद्धि हुई है। अपने देश में कितने तटीय राज्य हैं? तो 9 तटीय राज्य हैं, 4 केंद्र शासित हैं। अब ये तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। तो ये है पौंडुचेरी केवल ऐसा है जहाँ की तटरेखा सिकुड़ी है 5 किलोमीटर 4.9 कम हुई है। तो पूछ लेगा किसकी कम हुई है? तो पौंडुचेरी की कम हुई है। तो एक ये इंपॉर्टेंट तटरेखा के संबंध में आर्टिकल है। तो ये है। अब इसमें तटरेखाएं जो है उभार और निमज्जन तटरेखाओं के प्रकार, उभार तटरेखाएं, निमज्जन निमज्जन मतलब जो डूब गए हैं तट, उनकी तटरेखा, इन सबको अब की बार सही से जोड़ा गया है। तो जैसे ये है, अब ये तटरेखा यहाँ पे है, तो अब इन्हें ऐसे करके मापा जाएगा, तो इस वजह से ये और है। तो भूमि ऊपर उठती है, उभार का मतलब क्या है? भूमि ऊपर, अब ये पानी थोड़ा नीचे चला जाए और ये ऊपर उठ जाए तो क्या हो जाएगा? उभार की तटरेखा ऊपर उठती है, उत्थान होता है। तो ये जैसे बार, स्फुट, लैगून, जो नमक दलदल, समुद्र, ऐसी जगह पे ये देखने को मिलते हैं। जो विशेषताएं होती हैं कहाँ पे? तटरेखाओं पे। तो लैगून झीलें होती हैं ना तट पर, नमक दलदल होते हैं, समुद्री तट, समुद्री चट्टानें होती हैं, मेहराव बनते हैं, जो डाई यार बनते हैं। उसके बाद है जो अब भारत में उदाहरण उभार वाले कहाँ देखने को मिलते हैं? तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में। निमज्जन मतलब जमीन धंस जाती है, तो धंस भी जाती है। तो उत्तरी भाग जो एरिया है वहाँ दरार के कारण ये धंस चुकी है। केरल वाले एरिया में भी कई बार धंस जाती है। तो हमने तट के बारे में देखा। तो ये हमारे तट है, रिवाइज करते हैं एक बार। ये ऊपर वाला कक्ष है, ये कौन सा है? ये वाला को काठियावाड़ वाला एरिया है। यहाँ से कोंकण है गोवा तक। गोवा और कर्ना मतलब महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा बीच में है ये, और कर्नाटक। ये कोंकण, फिर मालाबार केरल में आया था, हमने पढ़ा था माल आता है केरल में। तो मालाबार इधर आंध्र प्रदेश है, और इधर वो आंध्र प्रदेश का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो ये है आंध्रा कोस्ट वाला, ये है तमिलनाडु, यहाँ पे कोरोमंडल है। तो कौन सा? कोरोमंडल है। और ये उत्कल तट है। तो ये हुआ आज 18 जनवरी का न्यूज डिस्कशन।